चाइना से भागा हुआ गरीब लड़का जिसका नाम लीलू था, उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली थी। एक दिन लीलू को उसके दोस्त ने बोला कि वॉरेन बफेट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आ रहे हैं, जिस पर लीलू ने बफेट को खाने वाले बफेट से इमेजिन कर लिया और उन्हें लगा कि वहां पर खाना मिलेगा। जब वो वहां पहुंचे तो वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग पर लेक्चर दे रहे थे। अब क्योंकि उस वक्त लीलू के पास कोई पैसे नहीं थे और वो पैसे बनाने का हर मेथड सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो लेक्चर अटेंड कर लिया, जिससे उनकी सोच पूरे तरीके से बदल गई। अगले 5 साल तक लीलू ने वॉरेन बफेट के तरीके से इन्वेस्टिंग की। जब उन्होंने 4 साल के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो उनके पास $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए के आसपास थे। उन्होंने आज तक कोई जॉब नहीं की है और अब वो खुद एक फंड मैनेज करते हैं जिसका नाम है हिमालय कैपिटल मैनेजमेंट। लीलू इन्वेस्टमेंट में इतने अच्छे हो गए कि वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर ने लीलू को चाइना का वॉरेन बफेट तक कह दिया। The answer is Lulu is not the normal. He's the Chinese Warren Buffett. He's very talented. अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो गया, एक गरीब चीनी लड़के को चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट कैसे कह दिया। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि लीलू ने टिम्बरलैंड जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए थे जो बहुत ही सस्ते में मिल रही थी और जो कुछ सालों में 100 गुना तक हो गई। ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कंपनीज कैसे ढूंढें, तो लकीली लीलू ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट टेक्निक्स बताई जो आज हम हिंदी में बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। लीलू के लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखें तो सही इस चीनी से हम क्या सीख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने अभी अभी वॉरेन बफेट का लेक्चर सुना है। आप कन्विंस हो चुके हैं कि ये ठीक तरीका है पैसे कमाने का। वॉरेन बफेट ने अपने लेक्चर में आपको कहा था कि बस 4 बातें याद रखना इन्वेस्टिंग के लिए, और वो 4 बातें थी। 1, जब भी शेयर्स खरीदो तो हमेशा खुद को एज अ बिजनेस ओनर सोचो। वॉरेन बफेट आपको कहते हैं कि जब भी वो खुद किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वो उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं, यानी पूरी कंपनी खरीद रहे हैं। बेशक फिर हम उस कंपनी का 0.0001% ही क्यों ना खरीदें, बट हम लीगली एक्चुअल में मालिक बन रहे हैं। वॉरेन बफेट ने आपसे कहा कि ऐसा सोचने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर बीच में शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होता है तो भी हम शेयर्स नहीं बेचेंगे, बल्कि एज अ बिजनेस ओनर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि क्या बिजनेस फ्यूचर में अच्छा करेगा या नहीं। सेकंड कॉन्सेप्ट, वॉरेन बफेट आपको बताते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका मतलब है कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा करेगी। अब क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, इसलिए फ्यूचर की हमारी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। इससे बचने का एक उपाय है और वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कंपनी की वैल्यू पता करो और उसे उसकी इंट्रिंसिक प्राइस से सस्ते में खरीद लो। अब ये सब लीलू ने एक्चुअल में किया कैसे था उसे हम आगे देखेंगे। वॉरेन बफेट आपको तीसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो खुद उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा, जो है मिस्टर मार्केट का। इसे वॉरेन बफेट सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि मार्केट में जितने भी सारे लोग हैं जो शेयर्स खरीद या बेच रहे हैं उन्हें आप एक इंसान समझ लो और उसे नाम दे दो मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है यानी बाकी सारे लोग हैं, ये सारे रैशनल यानी समझदार नहीं हैं। कई बार ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सारे शेयर्स बेच के शेयर का प्राइस सस्ता कर देते हैं। उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ये डिस्काउंट में मिल रही कंपनीज को खरीद लें। जैसे कि मार्च 2020 में मिस्टर मार्केट यानी हमारे केस में निफ्टी कोविड के कारण एकदम डाउन हो गया था, जबकि कंपनीज ने अभी तक अपनी अर्निंग्स बताई भी नहीं थी। और इसी मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट को चाइना ने भी समझा था और कोविड के टाइम में चाइनीज सेंट्रल बैंक ने HDFC का 1% स्टेक खरीद लिया था। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, यानी जिस वक्त पर मिस्टर मार्केट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी है, उस वक्त वो बहुत सारे शेयर्स खरीदेगी जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। इस वक्त हम शेयर्स को बेच सकते हैं। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो वॉरेन बफेट बताते हैं वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी जैसे इंडिया में NSE के करीबन 75-100 कंपनीज लिस्टेड हैं, यानी इन कंपनीज के शेयर्स हम खरीद सकते हैं। अब खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्चुअल में खरीदने हैं। वॉरेन बफेट आपको कहते हैं कि सिर्फ वही कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनका बिजनेस आपको अच्छे तरीके से समझ आए। इन 75-100 कंपनीज में हमें पूरी जिंदगी सिर्फ 7 से 8 कंपनीज ऐसी ढूंढनी है जिन्हें हम अच्छे से समझते हों, जो फ्यूचर में अच्छा कर सके और जो सस्ते में मिल रही हो। वॉरेन बफेट को कभी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज पसंद नहीं आई, इसीलिए वो ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक की कंपनी कोका कोला या केचप की कंपनी क्राफ्ट हाइंस जैसी कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि वॉरेन कहते हैं कि मुझे टेक कंपनी समझ नहीं आती। ये 4 पॉइंट्स लीलू ने भी वॉरेन बफेट से समझे और उन्होंने ऐसी ही कंपनीज ढूंढना शुरू किया, जिसमें पहली कंपनी थी टिम्बरलैंड, जो कि एक जूता बनाने वाली कंपनी थी। लीलू ने देखा कि इस वक्त पूरी कंपनी $300 मिलियन के करीब बिक रही है, जो कि पूरे साल में इसका सबसे कम प्राइस था। जब लीलू ने आगे कंपनी के बारे में देखा तो उसे पता चला कि टिम्बरलैंड कंपनी के पास 100 मिलियन का तो कैश ही पड़ा था और करीबन 100 मिलियन के फिक्स्ड एसेट्स थे,
यानी बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। उस साल टिम्बरलैंड ने 800 मिलियन के करीब के टोटल सेल्स की थी, जिसमें से 100 मिलियन उसका प्रीटैक्स प्रॉफिट था। लीलू बोलते हैं कि अगर आप 300 मिलियन में पूरी कंपनी खरीद लेते हो तो उसमें आपको 100 मिलियन कैश मिल रहा होगा और 100 मिलियन की बिल्डिंग्स मिल रही होगी, जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो और ज्यादा होगी, और साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। ये तो वही बात होगी कि लेट्स से अगर आप 300 रुपए का पर्स खरीद रहे हो तो उसमें 200 रुपए तो कैश ही पड़े हैं, यानी पर्स की एक्चुअल कीमत तो सिर्फ 100 रुपए हुई। तो अब लीलू के मन में ये सवाल आया कि कहीं कस्टमर्स को ब्रांड से नफरत तो नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत कम हो गया है। और इसके लिए लीलू टिम्बरलैंड के स्टोर्स में गए और हर स्टोर में उन्हें पता चला कि टिम्बरलैंड के जूते तो बहुत जल्दी बिक रहे हैं, लेकिन टिम्बरलैंड इतने जूते बना ही नहीं पा रहा जितने कस्टमर्स को चाहिए। तो इसका मतलब ये तो था कि टिम्बरलैंड ब्रांड कस्टमर्स को पसंद था। उस वक्त एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो कहीं ये रीजन तो नहीं था जिसकी वजह से शेयर का प्राइस कम हो रहा हो। लेकिन थोड़ी और सर्च करने पर लीलू को यह पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। टिम्बरलैंड एशिया में सिर्फ 10% का रेवेन्यू जनरेट करता है, और अगर पूरे एशिया में कोई टिम्बरलैंड के जूते ना भी लें तो भी टिम्बरलैंड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब सवाल ये था कि टिम्बरलैंड का प्राइस कम क्यों हुआ है? ऐसी क्या चीज है जो लीलू को नहीं पता लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को पता है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस कम हो रहा है? लीलू को पता चला कि शेयर होल्डर्स ने टिम्बरलैंड के ऊपर बहुत सारे केसेस किए हुए थे, और इन्हीं केसेस की वजह से बाकी लोग अपने शेयर्स बेच रहे थे और शेयर का प्राइस कम हो रहा था। लीलू ने वो सारे केस एक एक करके पढ़े। जब वो केसेस लीलू ने पढ़े तो उसे पता चला कि एक्चुअली ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस था, जिसमें एक ही फैमिली के पास 40% शेयर थे, लेकिन 98% वोटिंग राइट्स थे। 98% वोटिंग राइट्स का मतलब है कि बिजनेस कैसे चलाना है उसमें हर मैनेजमेंट डिसीजन इन्हीं का होगा, बेशक शेयर्स इनके पास 40% ही हो, जिसकी वजह से टिम्बरलैंड की मैनेजमेंट अपने फ्यूचर के अर्निंग प्लान्स शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं बता रही थी, और इसी कारण शेयर होल्डर्स ने उन पर केस किया था। लीलू को पता चल गया था कि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं। लीलू बस अब ये जानना चाहते थे कि ये जो मैनेजमेंट है, यानी फैमिली जो टिम्बरलैंड को चला रही है, ये ऑनेस्ट है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं। तो जब लीलू ने सर्च किया तो उन्हें पता चला कि जो इस फैमिली का एक मेंबर है वो एक एनजीओ में भी काम करता है, जिसमें लीलू का एक फ्रेंड भी था। तो लीलू ने वो एनजीओ ज्वाइन कर ली और उसके फैमिली मेंबर से मिले, ये देखने के लिए कि वो फैमिली ऑनेस्ट है या नहीं। तो लीलू को पता चल गया था कि ये फैमिली बहुत ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाली है। ये सब चीजें कंफर्म करने के बाद लीलू ने इस बिजनेस में बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब क्योंकि बिजनेस अच्छा था और प्रॉफिटेबल था, तो 2 सालों में इसका शेयर प्राइस बढ़कर 7 गुना हो गया। अगर एफडी के हिसाब से हम 6% रेट भी लें, तो भी अगर हम बैंक में ये पैसे रखते हैं तो हमें 30 साल लग जाते हैं अपने पैसे 7 गुना करने में, लेकिन लीलू ने ये 2 साल में कर दिया। अब आप बोलोगे यार अब नहीं मिलती ऐसी अपॉर्चुनिटीज, या इंडिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पहली बात तो हमें थ्रू आउट वर्ल्ड देखना होगा, लेकिन अगर हम इंडिया की बात भी करें तो कुछ सेम सिनेरियो मास्टेक लिमिटेड कंपनी के साथ रिसेंटली हुआ था। मास्टेक एक क्लाउड एप्लीकेशन कंपनी है जो ज्यादातर यूके के गवर्नमेंट के लिए क्लाउड सर्विसेज एप्लीकेशन बनाती है। एनीवेज, अब हुआ ये था कि मास्टेक के पास मार्च और अप्रैल के बीच में ये पूरी कंपनी 700-800 करोड़ रुपए में मिल रही थी। मास्टेक के पास 500-600 करोड़ का तो कैश ही था। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी हमें सिर्फ 700 माइनस 500 करोड़ यानी 200 करोड़ रुपए में मिल रही है, जबकि कंपनी पूरी स्टेबल थी और हाई ग्रोथ थी। तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने ये अपॉर्चुनिटी पहचान ली और ग्रैब कर ली। और अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें तो 27 मार्च 2020 को ये 172 रुपए का था और अभी 3012 रुपए का है, यानी 17.5 गुना हो चुका है। लीलू का तो सिर्फ 7 गुना था। तो आप में से क्यूरियस लोग जो सोच रहे होंगे कि क्या मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस ही बनाता रह गया। जोक्स अपार्ट, मुझे भी लेट ही पता चला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पहले वॉरेन बफेट के 4 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स देखे। में सबसे पहला प्रिंसिपल था थिंक योरसेल्फ एज अ बिजनेस ओनर, यानी जब भी कोई कंपनी में इंटरेस्टेड होते हो तो ये सोचो कि आप पूरी कंपनी खरीदने वाले हो, बेशक बाद में वो कंपनी के कुछ शेयर्स ही खरीदो। इससे होता यह है कि अगर शेयर का प्राइस कम या ज्यादा होता है तो उससे हम ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट प्रिंसिपल था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो और उसे तब खरीदो जब उसका शेयर प्राइस कम हो जाए। जैसे कि लीलू ने देखा था कि 300 मिलियन कंपनी में 200 मिलियन का कैश और फिक्स्ड एसेट ही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ 100 मिलियन में ही मिल रही है, और वो भी प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका साल का प्रॉफिट ही 100 मिलियन के आसपास था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था मिस्टर मार्केट, यानी लोग शेयर के प्राइस अपनी इमोशन से कम और ज्यादा करते रहते हैं। तो इन प्राइस फ्लक्चुएशन से हमें इमोशनल नहीं होना है, बल्कि हमें तो इसे अपॉर्चुनिटी मानना है कि लोग पैनिक करें जिससे शेयर प्राइस कम हो और उस वक्त हम अच्छी कंपनियां डिस्काउंट में खरीद लें। नेक्स्ट प्रिंसिपल था सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी हर बिजनेस हमें समझ नहीं आएगा, ना ही वॉरेन बफेट को आता है, लेकिन जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, उनमें हमें उन्हीं के शेयर्स खरीदने हैं जिन बिजनेसेस को हम 100% समझते हैं।
दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें 150 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में अवेलेबल हैं। तो प्रीमियम मेंबरशिप आप तभी लें अगर फ्री की क्वालिटी अच्छी लगती है। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।